नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सतपाल सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तर्कशील पंजाब एजुकेशन खुब्बन पर। आज हम अपना जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट चल रहा है उसके अंदर जो पहला पार्ट था, पहला टॉपिक था हमारा पार्लियामेंट, उसके अंदर पार्ट नंबर 4 लेकर आज हम आपके सामने पेश हुए हैं। और उसके अंदर हम आपको बताएंगे आज कुछ बेसिक्स चीज़ें, जैसे बजट के बारे में, बजट कैसे पेश होता है, कैसे वो बजट जो है उसको मंजूरी मिलती है और क्या क्या चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। वो सारी चीज़ों की तमाम हम डिस्कशन आज करने जा रहे हैं। और उससे पहले मैं आपको अपना जो पार्ट नंबर 3 रहा है उसके साथ थोड़ा रिलेट कर दूं। पार्ट नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा था? तो पार्ट नंबर 3 में हमने पढ़ा था भी जब राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है दोनों सदनों की, उच्च और निम्न सदन की, मतलब राज्यसभा और जो लोकसभा है, उसके अंदर अगर गतिरोध हो तो उस गतिरोध को मिटाने के लिए जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, वो सारी बैठक किस प्रकार होती है, क्या क्या उसके अंदर होता है, कितनी बैठकें आज तक बुलाई गई हैं, वो सारी तमाम डिस्कशन जो है वो हमने की हैं। आज हम पढ़ेंगे संसद के अंदर एक नया शब्द है जिसको बोलते हैं हम बजट। बजट के ऊपर जब बात करते हैं तो सबसे पहले बजट के बारे में एक चीज़ याद रखना, आर्टिकल नंबर जो हमारा 112 है, इसके अंदर जो है बजट का उल्लेख जो है वो किया गया है। संविधान में बजट शब्द का जो यूज़ है वो नहीं मिलता, बजट का कोई यूज़ नहीं मिलता। और बजट के लिए कौन सा शब्द यूज़ किया गया है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो उसे कहा गया है। संविधान में बजट के लिए कौन सा शब्द यूज़ किया गया है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो बोला गया है। और जो वित्तीय वर्ष होता है ये 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण में भारत सरकार के अनुमानित प्राप्तियों और खर्च का विवरण होता है। मतलब क्या है, बजट के अंदर क्या होगा या वार्षिक वित्तीय विवरण के अंदर क्या बताया जाता है? तो भारत सरकार के जितने भी अनुमानित प्राप्तियां हैं, जो भी उसने प्राप्तियां कर ली हैं, और आगामी प्राप्तियों के लिए जो भी खर्च है उसका सारा विवरण जो है वो उसके अंदर बताया जाता है। ठीक है। और बजट जो है, भारत सरकार के 2 बजट हैं। ठीक है, इसको 2 बजट है, मतलब बजट 2 प्रकार का है, एक है रेलवे बजट, एक है आम बजट। रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था? तो 1921 में इसको क्या है, एक वर्थ समिति की सिफारिश पर इसको अलग किया गया था। ठीक है, एक वर्थ समिति की सिफारिश पे इसको अलग किया गया था। 2016 में रेलवे बजट को केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट में शामिल करने का निर्णय किया और इस काम के लिए वित्त मंत्रालय ने 5 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया था। कभी भी पूछा जा सकता है, रेलवे बजट को केंद्र सरकार ने आम बजट से अलग करने का जो निर्णय किया था उसके लिए समिति जो बनाई गई थी वित्त मंत्रालय के द्वारा, उसके अंदर कितने सदस्य थे? तो 5 सदस्य थे। ठीक है, अब देखो ये हुआ। फिर उसके बाद अगर बात की जाए तो जो हमारा बजट है उससे कुछ संबंधित हम बोल सकते हैं भी संवैधानिक उपबंध क्या है या वित्त से संबंधित उपबंध क्या है। देखो, राष्ट्रपति जो होता है वो क्या है, वित्त वर्ष जो है हमने देखा था 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो हमारा वित्त वर्ष होता है उसके अंदर क्या है, दोनों सदनों में ये क्या है, पेश करवाएगा। पेश करता नहीं है, पेश करवाता है। पेश करता कौन है? तो वित्त मंत्री करता है। ठीक है। और राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना कोई भी अनुदान की मांग जो है वो नहीं की जा सकती। किसी भी प्रकार के पैसे की मांग राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं की जा सकती। अनुदान की संसद किसी भी कर को खत्म कर सकती है, कम कर सकती है, लेकिन कभी बढ़ा नहीं सकती। ठीक है, कभी बढ़ा नहीं सकती। बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के कोई भी विधेयक जो कर निर्धारण से संबंधित हो संसद में स्थापित नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब जब हम बात करते हैं किसी भी कर का निर्धारण करना हो तो उससे संबंधित कोई भी विधेयक जो होगा, उस विधेयक से संबंधित कोई भी जो बात होगी वो राष्ट्रपति की मंजूरी या मतलब उसकी देख रेख में की जाएगी। ठीक है, ये बात बड़ी अच्छी बात बोली गई है इसमें। धन विधेयक जो है, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है। अब देखो, राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन के अंदर वित्त विधेयक को लौटा देगी। ठीक है, वित्त विधेयक को लौटा देगी। अगर वो ऐसा नहीं करती तो जो दो विधेयक है वो दोनों सदनों में क्या है, पारित समझा जाता है। मतलब राज्यसभा जो है धन विधेयक पर क्या है, 14 दिन तक वो अपने पास रख सकती है। अगर वो रख के कोई भी जवाब नहीं देती तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा जो आप बोल सकते हैं धन विधेयक है या जो वित्त विधेयक है उसको क्या है, पारित समझा जाता है। ठीक है, ये हुआ। फिर उसके बाद अगर देखा जाए
तो जो हमारा बजट है, बजट में क्या है, व्यय, व्यय मतलब खर्च, एक्सपेंडिचर, जो बजट में व्यय खर्च वगैरह एक्सपेंडिचर अनुमान को भारत की संचित निधि पर भारित खर्च और संचित निधि से किया गया खर्च, मतलब एक तो संचित निधि पर भारित खर्च मतलब जो वहाँ से दिया जा रहा है, और एक वो जो उससे दिया जाना है, दोनों को क्या है, अलग अलग दिखाना चाहिए, दोनों को अलग अलग दिखाया जाता है कि मतलब एक तो भारित है और एक क्या है, उसके अंदर से कोई पैसा निकाल के जो खर्च किया जाएगा, एक तो पहले से दिया जा रहा है, एक नया जो दिया जाएगा, इन दोनों को अलग अलग रूप में दिखाया जाता है। बजट में दो प्रकार के खर्च होते हैं, एक तो होता है संचित निधि पर भारित, जैसे मान के चलो राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति हुआ, कोई भी जो संवैधानिक आप कह सकते हैं पद हैं, उसके अंदर जो भी सैलरी वगैरह दी जाती है उसको माना जाता है संचित निधि पर भारित खर्च। और संचित निधि से किए गए खर्च मतलब कोई भी ऐसी पॉलिसी बनाई गई है जो लोगों के जन कल्याण के लिए की गई है, तो उसके अंदर जितने भी पैसे चाहिए वो संचित निधि से निकाले जाते हैं, और ये भी संचित निधि का खर्च है, और जो सैलरी वगैरह दी जा रही है उन लोगों को जो संवैधानिक पद है वो भी हमारा संचित निधि पर भारित बजट, भारित जो आप कह सकते हैं खर्च या व्यय होता है। ठीक है, अब देखो जो बजट है, अब ये जो बजट है, संसद में बजट जो है वो पारित होना, अब संसद में अंदर जो बजट पारित किया जाता है, ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कैसे पारित होता है। टोटल इसके 6 चरण होते हैं, 6 चरणों में गुजरता है। सबसे पहले है बजट का प्रस्तुतिकरण मतलब बजट को पेश करना। 2 रूप में जो ये बजट होता है इसको प्रस्तुत किया जाता है, एक तो रेलवे और आम बजट। रेलवे बजट हमेशा आम बजट से पहले पेश किया जाता है। रेलवे बजट को पेश करते हैं तो फरवरी के तीसरे सप्ताह में इसको पेश किया जाता है। आम बजट जो है ये फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर क्या है, वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाएगा। अब इसके अंदर देखा जाए तो अगला जो चरण आता है वो है आम बहस। 3 से 4 दिन तक बहस करने के बाद पेश करने के बाद जैसे ही बजट पेश किया गया तो 3-4 दिन तक उस बजट पे क्या है, बहस होती है, मतलब आप कह सकते हैं जैसे ही बजट का प्रस्तुतिकरण हुआ फिर उसके बाद उस पे क्या है 3-4 दिन तक बहस होती है, और बाद में क्या है वित्त मंत्री संबंधित प्रश्नों का उत्तर देता है। उस बहस में कोई भी अगर प्रश्न खड़ा होगा तो उस सारे प्रश्नों का जवाब जो है वो वित्त मंत्री को देना पड़ता है। तीसरा चरण है इसका विभागीय समितियों द्वारा जांच। बहस पूरी होते ही एक सदन 3/4 सप्ताह एक बहस जब पूरी हुई तो एक सदन जो है वो 3 या 4 सप्ताह तक स्थगित कर दिया जाता है। बजट पेश हुआ, उसके बाद उस पर बहस हुई, बहस के बाद 3-4 सप्ताह तक क्या है जो सदन है उसको पूरी तरह स्थगित कर दिया जाता है। फिर संसद की एक जो स्थायी समितियां होती हैं, वो स्थायी समितियां जो बजट के अंदर अनुदान की मांगे की गई हैं उनकी जांच करेगी, रिपोर्ट तैयार करके सदन में क्या है इसको विचाराधीन आप कह सकते हैं रखा जाता है। विचाराधीन मतलब विचार के लिए उसको रखा जाता है, विचाराधीन रखा जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद अगला स्टेप आता है बजट के अंदर, वो है हमारा 4th स्टेप। और 4th स्टेप में हमसे क्या बोल सकते हैं कैसे होता है 4th स्टेप में, तो 4th स्टेप में होता है अनुदान की मांगों पर मतदान। अनुदान जो मांगे की गई हैं अनुदान की मांगों पर मतदान होता है, और साथ ही क्या है उस पर बहस भी होती है। मांगों पर क्या है आप कह सकते हैं भी, आप सीधी सी बात है भी जैसे ही वो अनुदान की जो मांगे की गई थी उनके ऊपर मतदान होगा। अगर वो मतदान हो जाए पास तो फिर क्या है, फिर वो उसको अनुदान की मांग को मान लिया जाता है, और इस पर क्या है मतदान के साथ साथ क्या है इसके ऊपर बहस भी की जाती है। ठीक है, अब देखो सदस्य अनुदान की मांगों पर कटौती के लिए प्रस्ताव भी ला सकते हैं, जो कटौती प्रस्ताव कहलाते हैं। कटौती प्रस्ताव जो होता है ये 3 प्रकार के आप कह सकते हैं कटौती की जा सकती है, जैसे नीति कटौती प्रस्ताव, आर्थिक कटौती प्रस्ताव और सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। 5वां स्टेप है हमारा विनियोग विधेयक का पारित होना। इन्वेस्टमेंट, विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट। संविधान में ये व्यवस्था है कि भारत की संचित निधि से, संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि भारत की संचित निधि से बिना विधि समस्त विनियोग के सिवाय धन की निकासी जो है वो नहीं हो सकती। धन की निकासी जो है ना वो संसद की जो विधि समस्त विनियोग होता है उसके द्वारा ही वो पैसा जो है वो संचित निधि से निकाला जाएगा, मतलब संसदीय प्रक्रिया से ही निकाला जाएगा, डायरेक्टली नहीं उससे। 5वां स्टेप है हमारा
विनियोग विधेयक का पारित होना। इन्वेस्टमेंट, विनियोग का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। अब इसमें क्या है, संविधान में व्यवस्था की गई है कि भारत की संचित निधि से बिना विधि समस्त विनियोग के सिवाय धन की निकासी जो है वो नहीं की जा सकती। फिर अगर देखा जाए, फिर भारत की निधि से विनियोग के तहत एक विनियोग विधेयक स्थापित किया जाता है। फिर इस विधेयक पर सिर्फ राष्ट्रपति की मंजूरी होना जरूरी है और भारत की संचित निधि से धन की निकासी जो है वो की जा सकती है। अब देखो, भारत की जो संचित निधि है उससे धन कैसे निकाला जाएगा, वो सारी प्रक्रिया जो है इसमें बताई गई है भी। जो जब संचित निधि से धन निकाला जाएगा तो वो बिना विधि समस्त विनियोग के सिवाय और किसी भी प्रकार से धन नहीं निकाला जा सकता। भारत की संचित निधि से विनियोग के लिए एक विनियोग विधेयक स्थापित किया जाता है, एक नया विनियोग विधेयक स्थापित किया जाएगा। फिर इस विधेयक पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी और फिर भारत की क्या है, संचित निधि से धन की निकासी जो है की जाएगी। अब इसमें एक चीज नोट में याद रखना, वो क्या है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ बता देता हूँ क्या होगा। अब देखो, विनियोग विधेयक के लागू होने तक भारत सरकार भारत की संचित निधि से धन आहरित नहीं कर सकती। भारत की जो संचित निधि है उससे जो भारत सरकार है वो तब तक पैसे नहीं निकलवा सकती, कब तक जब तक विनियोग विधेयक लागू है। मतलब विनियोग विधेयक जब तक लागू है तब तक वो पैसे नहीं निकलवा सकती। इस विधेयक को जब पारित हो जाएगा उसके बाद उससे वो पैसे जो है भारत सरकार निकलवा सकती है। ठीक है, ये इसके अंदर जो बात है पूरी बात इसको खोल कर बताया गया है। ठीक है, अगला हमारा स्टेप आ जाता है छठा और अंतिम स्टेप। इसके अंदर क्या है, वित्त विधेयक का पारित होना। वित्त विधेयक का पारित होना ये अंतिम स्टेप है। इसके प्रभावी होने के लिए 75 दिन होते हैं और यही बजट को प्रभावी स्वरूप देता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो हम निधियां पढ़ी हैं। निधियां अब बीच में हमने बात की थी। अब भारत सरकार की जो निधियां हैं, निधियां मीन्स फंड्स। भारत की 3 प्रकार की निधियां हैं। एक तो है भारत की संचित निधि, एक है भारत का लोक लेखा, एक है भारत की आकस्मिक निधि। आर्टिकल नंबर 266 में भारत की संचित निधि का वर्णन है और आर्टिकल नंबर 266 में ही भारत का लोक लेखा का वर्णन जो है किया गया है। भारत सरकार की जो आकस्मिक नीति है उसका जो वर्णन है 267 में किया गया है। अब इसको देखा जाए तो जो भारत की संचित निधि है इसको इंग्लिश में बोला जाता है कंसोलिडेट फंड, और जो हमारा भारत की आकस्मिक निधि होती है इसको बोलते हैं कॉन्टिंजेंसी फंड। ठीक है, तो इसको हम दोबारा से आपको ब्रीफ में बताते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर ली जाती हैं। भारत की संचित निधि पे बात कर लें, सभी प्रकार के धन की प्राप्ति तथा भुगतान जमा किया जाता है। इस निधि से धन सिर्फ संसदीय विधि से ही निकलवाया जा सकता है। सिंपल बात हम बात यहाँ पे कर दें भी, इस संचित निधि से जब भी भारत सरकार या कुछ भी पैसा निकलवाएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ निकलवाया जा सकता है किसी संसदीय प्रक्रिया के द्वारा, संसदीय विधि से। बिना संसदीय विधि के हम संचित निधि से पैसा जो है भारत सरकार नहीं निकलवा सकती। अब देखो, कंसोलिडेट जो फंड है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे संचित निधि वाली, इसको कंसोलिडेट फंड भी बोलते हैं। ये हमने आपको बताया था अभी, कंसोलिडेट फंड। इसको देखो, भारत सरकार को प्राप्त होने वाला सारा धन, भारत सरकार को प्राप्त होने वाला जितना भी धन है, जितना भी धन भारत सरकार को प्राप्त होता है, जैसे मान के चलो करों से प्राप्त कोई भी जो धन आता है, टैक्स लगाए हुए हैं, टैक्सों से प्राप्त, और कर्ज वगैरह जो है, किसी को कर्ज दिया हुआ है तो उससे भी अगर कोई आपको टैक्स मिल रहा है या ब्याज वगैरह जो भी मिल रही है, सूद वगैरह, वो सारे का सारा कंसोलिडेट फंड के अंदर जो है जमा किया जाता है। संचित निधि पर 2 प्रकार के जो आप कह सकते हैं व्यय है या खर्च है। संचित निधि पर 2 प्रकार के कौन से हैं? संचित निधि पर एक तो होता है संचित निधि पर भारित, मतलब जो संचित निधि पर भारित हो, और एक है संचित निधि से किया जाने वाला खर्च। ठीक है, अब ये देखो कैसे होगा। संवैधानिक पदों को दिया जाने वाला पैसा, संवैधानिक पद जैसे राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति एक्सेट्रा, ये सारे जो हैं पद को जितनी भी सैलरी वगैरह है वो संचित निधि से दी जाती है। ठीक है, भारित व्यय को कम नहीं किया जा सकता, मतलब इनकी सैलरी को कम नहीं किया जा सकता। संसद में भारित व्यय पर केवल चर्चा हो सकती है, संसद वोट नहीं दे सकती।
भारित व्यय पर कोई वोट नहीं दिया जाएगा संसद के द्वारा, ठीक है। अब देखो संचित निधि से किया जाने वाला व्यय जो है वो क्या है, इस पे क्या है, चर्चा भी होती है, इस पे मतदान भी होता है, और ये किया कहाँ जाता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, ठीक है। अब दूसरा है भारत का लोक लेखा। भारत का लोक लेखा जिसको हमने बोला था, भारत का लोक लेखा, दूसरा जो हमारा तीन प्रकार की निधियाँ थी उसमें दूसरी निधि है हमारा भारत का लोक लेखा। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 266 के अंदर इसका जो है वर्णन हमें मिलता है। अब इसके अंदर जो हमारा वर्णन किया गया है भारत के लोक लेखा का, इसको थोड़ा समझ लें भी होता क्या है, तो ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना आप। पैसा निकलवाने के लिए संसद की मंजूरी की जरूरत इसके लिए नहीं होती। भारत का लोक लेखा, अब भारत का लोक लेखा होता क्या है, इसको भी थोड़ा समझ लो भी होता क्या है। भारत के लोक लेखा में लोगों के द्वारा बैंकों में जमा राशि, बचत आदि इस लोक लेखा में शामिल होती है। भारत सरकार कभी भी इसका यूज़ जो है वो कर सकती है। जैसे मान के चलो आपका पैसा है, आपने बैंक में जमा करवाया है, और बैंक जो है वो किसके संरक्षण में चल रहे हैं, सरकार के। सरकार को अगर पैसों की ज़रूरत पड़ी तो वो ना तो संचित निधि से निकालने की कोशिश करेगी, और ना ही आकस्मिक निधि से। वो डायरेक्टली अगर किसी काम के लिए ज़रूरत पड़ी है तो वो भारत के लोक लेखा से पैसे निकलवा सकती है, और कुछ टाइम होता है उसका, और उस टाइम के अंदर भारत सरकार को वो पैसे दोबारा से उसके अंदर जो है वो जमा करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आप बोल सकते हैं भारत का लोक लेखा वाली, ठीक है। तीसरा है हमारा कॉन्टिजेंसी फंड। कॉन्टिजेंसी फंड मतलब भारत की आकस्मिक निधि, आर्टिकल नंबर 267, इसके अंदर इसका वर्णन किया गया है। अब देखो भी जब संसद का स्तर चल रहा हो तब तो क्या है, कोई भी आप कह सकते हो धन विधेयक लाया जाएगा, उसको पारित करवाया जाएगा, पास करके उसको दोनों सदनों में बाद में क्या है, पैसा जो है वो संचित निधि में राष्ट्रपति की मंजूरी से निकलवा लिया जाएगा। अगर मान के चलो सत्र ना चल रहा हो, जब संसद का स्तर ना चल रहा हो और भारत सरकार को पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो क्या है, भारत सरकार आकस्मिक निधि से पैसे निकलवाती है, और वो राष्ट्रपति की मंजूरी से निकलवाती है। ये आकस्मिक निधि संसद द्वारा बनाई जाती है, जिसमें कुछ निश्चित रकम जमा रखी जाती है, और इसका संचालन राष्ट्रपति की ओर से या तो राष्ट्रपति करेगा या भारत सरकार के अंदर जो हमारा वित्त मंत्री होता है, वित्त सचिव होता है, वो करता है, ठीक है। तो ये बातें आप इसमें याद रखोगे, ठीक। दोबारा से बता देता हूं मैं, होता क्या है, जब भारत सरकार का जब संसद का स्तर ना चल रहा हो तो क्या करेगी, भारत सरकार को पैसों की जरूरत पड़ गई। अब स्तर चल रहा होता तो फिर वो धन विधेयक लाती और पारित करवाती और वो पैसे निकलवा सकती थी, ठीक है। लेकिन स्तर चल नहीं रहा, तो अब क्या है, भारत सरकार को पैसे कहाँ से मिलेंगे, तो वो मिलेंगे आकस्मिक निधि से, और आकस्मिक निधि से पैसे निकलवाए जाते हैं राष्ट्रपति की मंजूरी से ही। और ये आकस्मिक निधि जो है संसद द्वारा ही बनाई जाती है, और इसके अंदर कुछ निश्चित समय के लिए रकम रखी जाती है, और इसका संचालन जो है वो राष्ट्रपति की ओर से भारत सरकार का वित्त सचिव करता है, ठीक है। ये बात थी इसके अंदर। अब देखो अगला इसके अंदर जो हम पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं संसद के अंदर, वो हमारा जुड़ा हुआ है संसद की भूमिका या संसद के कार्य। अब देखो संसद की बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारी उसकी शक्तियां हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले हैं विधायी शक्तियां एवं कार्य, मतलब लेजिस्लेटिव पावर्स। संसद का प्राथमिक कार्य क्या है, संसद का प्राथमिक कार्य जो है वो है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां मतलब ये जो कार्य हैं, देश के संचालन के लिए विधियां बनाना। अब देखो संसद का पहला ही काम, जो मेन काम है, उसका प्राथमिक काम क्या बताया गया है लेजिस्लेटिव पावर में, तो वो बताया गया है देश के संचालन के लिए विधियां बनाना। विधियां मीन्स कानून बनाना देश के संचालन के लिए। संसद के पास मूल रूप से 97 और वर्तमान में 99 विषय जो हैं जिन पर वो कानून और नीतियां बना सकती हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है ना, जैसे हम अपनी 7वीं अनुसूची में पढ़ते हैं राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। अब ये बात संघ सूची की जा रही है, ठीक है। मूल रूप से वैसे देखा जाए तो संघ ये जो है ना हमारे 97 हैं, और इसमें 99 के विषय आसपास हो चुके हैं, और कानून इस पर जो है बनाए जाते हैं संसद के द्वारा। संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में कोई भी विवाद हो, समवर्ती सूची के तहत जो विषय हैं 52 विषय हैं, उन पर क्या है वो कानून बना सकती हैं। मूल रूप में इसमें कितने थे, तो 42 थे, आज इसमें कितने हैं, 52 हैं। ये बातें भी आपने पढ़ी होनी। जो हमारी
जो समवर्ती सूची है उसके बारे में भी हमने बताया हुआ है आपको, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आप जानते हो भी, मतलब क्या है, संसद जब भी दो राज्यों के बीच में कोई भी विवाद होगा तो उस विवाद के तहत जो है वो कानून बना सकती हैं, और उस कानून को बनाने के लिए उनके पास कुछ विषय हैं, और वो विषय कितने हैं आज, तो वर्तमान है आज में हमारे पास वर्तमान में 52 हैं, और मूल रूप में जब संविधान बना था उस समय कितने थे, तो 42 थे। संविधान संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार देती है। राज्य सूची में पहले मूल कितने थे, तो 66 थे, और वर्तमान में कितने हैं, 61 विषय जो हैं आज इसमें शामिल हैं, ठीक है। राज्य सूची पर कानून बनाने के लिए संसद के पास 5 कारण होने जरूरी हैं। अब देखो, राज्य सूची पर कानून सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बना सकती, वो कौन बनाएगी, तो राज्य गवर्नमेंट बनाएगी। अब राज्य गवर्नमेंट कैसे बनाएगी, उसके पास बनाने के लिए 4 कारण जो हैं वो होने चाहिए। अब वो 4 कारण कैसे हैं, मतलब 5 कंडीशन हैं हमारे पास, 5 कंडीशन होना संसद के पास जरूरी है अगर उसने राज्य सूची के किसी विषय पर कानून जो है वो बनाना है। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, देखो, जब राज्यसभा इसके लिए संकल्प पास कर दे, कोई भी विषय है उसके लिए राज्यसभा संकल्प पास कर दे तो उस पर संसद कानून बना सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो जितने भी राज्य के विषय होते हैं वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है चले जाते हैं, वो कानून बना सकते हैं। जब 2 या संयुक्त राज्य ऐसा करने के लिए संसद से अनुरोध करते हैं, जब 2 राज्य मिलकर क्या है संसद को बोले भी हमारा विवाद है इसको आप सुलझाइए, तो फिर वो संसद उसके ऊपर कानून जो है बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते, अंतर्राष्ट्रीय जो भी हमारे कह सकते हैं ट्रीटी वगैरह होती हैं उनके तहत अगर ऐसा करना हो तो वो संसद कर सकती है। उसको लगे भी अगर किसी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते या ट्रीटी को इन राज्यों के अंदर कानून ना बने तो उसके किसी विषय से संबंधित तो उसके लिए खतरा है, तो फिर वो क्या करते हैं उसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते और हमारी जो ट्रीटी है उसके आधार पर क्या है वो कानून जो है राज्य सूची के अंदर जो विषय हैं उन पर कानून जो है बनाने का अधिकार रखती है। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तब भी वो क्या है हमारी संसद कानून जो है उस पर बना सकती है, ठीक है। नोट देखो इसमें क्या हो सकता है, कुछ कंडीशन ऐसी हैं जो नोट में लिखी जाती हैं, जैसे राष्ट्रपति द्वारा जारी सारे अध्यादेश संसद द्वारा 6 सप्ताह में स्वीकृति देनी जो है वो जरूरी है। राष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति शासन हो तो राष्ट्रपति द्वारा जितने भी अध्यादेश जारी किए जाएंगे संसद को उन अध्यादेशों को मंजूरी जो है वो दी जाएगी। कितना टाइम है, कितने टाइम के अंदर अंदर, तो वो है 6 सप्ताह के अंदर अंदर, ठीक है। संसद द्वारा 6 सप्ताह में उसकी मंजूरी देनी जो है जरूरी है, ठीक है। ये हुआ हमारा। अगला है हमारी जो शक्तियाँ हैं हमारी संसद की, वो है कार्यकारी शक्तियाँ व कार्य एग्जीक्यूटिव पावर्स। मतलब इसके अंदर जो आप किसी को नॉमिनेट किया जाता है जैसे किसी पद के लिए, तो वो सारी बातें इसके अंदर जो है बताई जाती हैं। जैसे मान के चलो सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार का हर मंत्री व पूरी सरकार अपने कार्य अपनी नीतियों के लिए संसद पर उत्तरदायी है। संसद सरकार पर अपनी संसदीय प्रक्रिया के तहत जैसे कंट्रोल करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए शून्यकाल होता है, संसद के अंदर प्रश्नकाल होता है, निंदा प्रस्ताव होता है, अविश्वास प्रस्ताव होता है। ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिनके तहत क्या है संसद जो है सरकार पर कंट्रोल करती है, ठीक है। और ये सारा काम किया जाता है विपक्ष के द्वारा, ठीक है। प्रश्नकाल में प्रश्न पूछे जाते हैं विपक्ष के मंत्रियों के द्वारा संबंधित विभाग के मंत्री से, और वो क्वेश्चन का आंसर देता है। शून्यकाल में आप अल्पकालीन कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिना किसी सूचना के। निंदा प्रस्ताव कोई भी ऐसी कोई भी ऐसी विधि है, या आप बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं कोई नीति बनाई गई है जो क्या है किसी मंत्री को गलत लगी है, या किसी एक ऐसे वर्ग को वो ठेस पहुंचा रही है, या किसी एक छोटे से अल्पकालीन वर्ग के लिए वो हानिकारक है, तो उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव जो है कोई मंत्री ला सकता है। अविश्वास प्रस्ताव भी आप जानते हो, ठीक है। पूरी सरकार या मंत्रियों का समूह या मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है, मुख्य रूप से लोकसभा के, ठीक है। ये बात बड़ी अहम है। लोकसभा के प्रति जो है एक मंत्रियों का समूह या मंत्रिमंडल जो है वो पूरी तरह से उत्तरदायी जो है रहती है। सरकार व मंत्री अपने पद पर तब तक बना रह सकता है जब तक उनको लोकसभा में विश्वास जो है प्राप्त है। अगर वो लोकसभा के अंदर विश्वास खो दे तो फिर किसी भी मंत्री के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया जाएगा। अगर वो अविश्वास प्रस्ताव जो है
पूरा पारित हो जाए तो फिर क्या है, पूरी सरकार को जो है अपना त्याग पत्र देना पड़ सकता है। ठीक है, अगला है हमारा, जब लोकसभा में विश्वास प्राप्त ना हो तो उस मंत्री सरकार को हटाया जाता है और अगले सामान्य चुनाव के लिए लोगों पर ये छोड़ दिया जाता है, मतलब आम चुनावों पर इसको छोड़ दिया जाता है। तीसरी शक्ति है संसद की वित्तीय शक्तियां व कार्य, फाइनेंशियल पावर्स। संसद की सहमति के बिना कार्यपालिका, मतलब जो हमारा सरकार वगैरह है, वो कोई भी कर की उगाही नहीं कर सकती, कर लगा नहीं सकती और ना कोई खर्च कर सकती है। ठीक है, संसद की मंजूरी के बिना। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे सामने बात आती है भी, इसके लिए जो हमारी कार्यपालिका है, कार्यपालिका बजट संसद के सामने पेश करती है, समक्ष रखती है। बजट के माध्यम से संसद जो है वो कार्यपालिका, मतलब जो सरकार है, को आगामी वित्त वर्ष के लिए जो भी खर्च है उसकी अनुमति प्रदान करती है। ठीक है, देखो अगले वर्ष के लिए कोई भी कानून या कोई भी नीतियां बनाई गई हैं, उसके अंदर जो भी पैसों की जरूरत पड़ेगी सरकार को, तो वो कहाँ से लेगी, तो वो निधियों से पैसा निकलवाएगी और निधियों में पैसा निकलवाने के लिए संसद से मंजूरी जो है ली जाएगी। संसद से मंजूरी मतलब राष्ट्रपति दोनों सदनों में वो जो है पेश किया जाएगा और उस विधेयक पर बाद में अपनी जो राय से एक बनेगी, फिर उसी के आधार पर जो पैसा है वो निकलवाया जाता है। ठीक है, संसद की समितियां लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, ये जो होती हैं ये सरकार के खर्चों की जांच जो है करती हैं। चौथा हमारा जो हम बोल सकते हैं शक्तियां हैं वो है संवैधानिक शक्तियां व कार्य, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। संविधान संशोधन की पावर जो है वो संसद में ही निहित है। आर्टिकल नंबर 368 के तहत संसद जो है वो क्या है, 3 प्रकार से संशोधन जो है वो कर सकती है। एक होता है साधारण बहुमत से, एक होता है विशेष बहुमत से, एक होता है विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों की विधानमंडलों की स्वीकृति के साथ। तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, ये हमारी हुई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। अगला है जुडिशियल पावर ऑफ पार्लियामेंट, न्यायिक शक्तियाँ में क्या हो सकता है, तो इसके अंदर अगर जब बात की जाए तो वो होता है हमारा संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को पद मुक्त करना। ठीक है, राष्ट्रपति ने अगर कोई संविधान की किसी एक ऐसी कानून की धारा की जो उल्लंघना की है, या उसने कोई भी काम जो है वो किया है जो संसद के आप कह सकते हैं संविधान के अंदर नहीं आता, संविधान से बाहर जाकर उसने काम किया है, तो राष्ट्रपति को जब हटाया जाएगा तो आप नहीं हटाओगे, कौन हटाएगा, संसद हटाएगा। महाभियोग, इम्पीचमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। उपराष्ट्रपति को भी क्या है, जब पद से मुक्त करना हो तो वो भी संसद के द्वारा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य आप कैसे मुख्य चुनाव आयुक्त और नियंत्रक व महालेखा प्रेक्षक को हटाने के लिए भी जो है संसद ही काम करेगी। ठीक है, आप नहीं हटाओगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है हमारी जुडिशियल पावर्स में आ जाती हैं। अगली हमारी जो शक्ति है इसकी संसद की वो है निर्वाचन शक्तियाँ। निर्वाचन शक्तियों के अंदर देखा जाए तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद भाग लेती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है उसमें संसद भाग लेती है। उपराष्ट्रपति को जो चुनती है वो भी हमारा कह सकते हैं संसद चुनती है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो चुनती है वो लोकसभा के लिए वो भी हमारा संसद चुनती है। राज्यसभा में उपसभापति और जो होते हैं उनको भी राज्यसभा चुनती है। ठीक है, दूसरा है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधी जो भी नियम है वो संसद बनाएगी। ठीक है, वो संसद बनाएगी और निर्वाचन नियमों में संशोधन भी संसद ही करेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी आ जाती हैं हमारी राज्यसभा की, हम कह सकते हैं निर्वाचन शक्तियाँ, जहाँ इसको बोलते हैं इलेक्टोरल पावर्स। ठीक है, इलेक्टोरल पावर्स। ठीक है, तो ये हुआ हमारा राज्यसभा संसद के साथ जुड़ी हुई जो भी हमारी शक्तियां थी। तो मैक्सिमम चीज़ें हमने आपसे डिस्कशन की। अगला जो हम पार्ट लेकर आएंगे उसके अंदर हम बात करेंगे राज्यसभा की स्थिति कैसी होती है, उसके अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी देखी जाएंगी। फिर हमारा ये जो लास्ट पार्ट होएगा ये संसद से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो इसके साथ हम आज वाला सेशन समाप्त करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं, धन्यवाद। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मैक्सिमम बच्चों तक इस चैनल को पहुंचाइए, ताकि जो गरीब बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे, जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो क्या है जी हमारा इस छोटे से इस उपराले का जो है आप कह सकते हैं भी
फ़ायदा ले और उनको क्या है हमारा भी इस काम के अंदर जब हमारे साथ मैक्सिमम बच्चे होंगे, ऐसे बच्चों की हम क्या है जी मदद करना चाहते हैं। हमारा कोई पैसों का एम इसमें नहीं है, आप इस बात को जानते हैं और मैक्सिमम बच्चों तक इसको डिलीवर कीजिए ताकि क्या है हर बच्चे को अपना जो उसका जो फंडामेंटल राइट है एजुकेशन वाला उसको जो वो है मिल सके, ठीक है। नहीं तो बिना पैसों के बहुत सारे बच्चे जो हैं इस एजुकेशन की फील्ड में बहुत पिछड़ जाते हैं, अच्छा टैलेंट होने के बावजूद भी। तब तक के लिए अच्छा दोस्तों, फिर मिलते हैं। आप हमारी सहायता कीजिए, हम आपसे यही दरख्वास्त करते हैं और हमें आपसे सहयोग की पूरी आवश्यकता है और हमें आप पर पूरा विश्वास भी है, ठीक है जी। धन्यवाद दोस्तों।